पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज बिहार में नीतीश कुमार तो यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा है। यूपी में लोकसभा की 2 सीटों गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव होने हैं, तो बिहार में अररिया लोकसभा और भभुआ और जहानाबाद विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, यानी अब से बस थोड़ी देर बाद ये मतदान शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि उपचुनाव का किंग बनेगा कौन। बिहार में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा। यूपी के उपचुनाव पर खासतौर पर नजर रहेगी इस लिहाज से भी, क्योंकि यूपी की जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, फूलपुर और गोरखपुर पर, ये दोनों बीजेपी के पास रही है। यूपी की 2 और बिहार की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव, और इन उपचुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी ये सीट, जबकि फूलपुर पर केशव प्रसाद मौर्य जीते थे, लेकिन जब यूपी के डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने ये सीट खाली कर दी। बिहार में भभुआ और जहानाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे, इनसे जुड़ी भी अपडेट हम आपको लगातार देंगे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अब इन चुनावों के नतीजे क्या कहते हैं, इन चुनाव के नतीजे क्या संभावित हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच किनके बीच मुकाबला है, जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए। गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार है उपेंद्र दत्त शुक्ला, इनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और साथ ही प्रवीण निषाद है जो कि एसपी की ओर से खड़े किए गए इस चुनाव में, जिसको बीएसपी ने अपना समर्थन दिया है। अब इन दोनों के बीच समीकरण क्या फिट बैठते हैं, बाजी किसके हाथ लगेगी, इस पर भी नजर रहेगी। और साथ ही फूलपुर में दिलचस्प मुकाबला रहेगा, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार है कौशलेंद्र सिंह पटेल, और साथ ही सपा की ओर से जो उम्मीदवार खड़े किए गए नागेंद्र सिंह पटेल, जिनको बीएसपी ने अपना समर्थन दिया है। अतीक अहमद यहां से निर्दलीय उम्मीदवार है। अतीक अहमद के प्रभाव का खासा क्षेत्र रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार का रुख करेंगे। बिहार में अररिया में किसके बीच मुकाबला है, बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह और साथ ही सरफराज है आरजेडी के उम्मीदवार, इन पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर समीकरण क्या कहते हैं, जो यहां के जातिगत समीकरण है वो क्या कहते हैं, नतीजों से संदेश क्या जाएगा, इस पर बातचीत होगी। और साथ ही भभुआ में रिकी सनी पांडे के और शंभू सिंह पटेल के बीच मुकाबला है, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर जंग है भभुआ में। इनसे जुड़ी भी अपडेट्स हम आपको लगातार देंगे, और साथ ही रिपोर्टर जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर लोगों के बीच सोच क्या है इन उपचुनावों को लेकर। जहानाबाद में किनके बीच मुकाबला है, जेडीयू और आरजेडी के बीच मुकाबला, अभिराम शर्मा और कुमार कृष्ण। तो किन किन के बीच मुकाबला है, ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया, लेकिन ये उपचुनाव अहम है। यूपी और बिहार में आज 5 सीटों पर कुल उपचुनाव, जिनमें 3 सीटें उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर और फूलपुर। यूपी की 2 और बिहार की 1 लोकसभा सीट पर ये उपचुनाव होंगे, जिन पर अब से बस थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। बीजेपी और आरजेडी के बीच मुख्य मुकाबला। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे इन सीटों पर। चलिए, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कहने को एनके सिंह सर, 2 उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, साथ ही बिहार का अगर रुख करते हैं तो वहां पर 1 लोकसभा की सीट और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। लेकिन हम कहने की ये सेमीफाइनल है, इनसे काफी कुछ तस्वीर साफ होगी। नहीं, दरअसल ये उपचुनाव नहीं है, ये सामाजिक समीकरण का फिर से एक बार एक साथ आना, ये अपने आप में बड़ा मेजर एक फैक्टर है। और पॉलिटिकल अलायंसेस जो हुए हैं उसे समाज के सोशल जो सेगमेंट्स हैं वो कैसे ले रहे हैं। जैसे कि मायावती और मुलायम सिंह का आना, मुझे याद है 2 दशक पहले, 2 दशक से भी ज्यादा हुए, जब मायावती मुलायम एक साथ आए थे, उस समय ये माना जाता था कि बैकवर्ड और दलित का ये कॉम्बिनेशन फॉर्मिडेबल होता है, करीब 70% टोटल पॉपुलेशन का होता है जी। और उस समय ये सोशल होमोजेनिटी, एक सामाजिक सादृश्यता बनी थी। लेकिन क्या आज भी वो रहेगी, क्योंकि बहुत समय निकल गया है और दोनों के बीच में जबरदस्त नाराजगी थी। उधर बिहार में अगर आप देखें तो अचानक लालू नीतीश एक साथ आए, जनता ने उनको पूरी तरह से इस्तकबाल किया और उनको वोट दिया। अच्छा है, और दोनों के बीच में जबरदस्त नाराजगी थी। उधर बिहार में अगर आप देखें तो अचानक लालू नीतीश एक साथ आए, जनता ने उनको पूरी तरह से इस्तकबाल किया और उनको वोट दिया। अचानक वो एक धोखा हुआ
और नीतीश कुमार उससे अलग हो गए। अब वो जनता के जहन में है और कैसे वो इस समय इसको करेगी, ये सबसे चलिए एमके सिंह सर आपके पास लौट कर आएंगे। अनुज गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच अपने रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं। वर्णित हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से और साथ ही शिवपूजन हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। वर्णित, सबसे पहले आपके पास इस सीट पर खासा नजर है, क्या लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की सोच क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है इस सीट बहुत ही क्रूशियल सीट है ये बीजेपी की, क्योंकि 5 बार से यहां से सांसद रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अभी कुछ ही क्षणों में यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और वो यहां पे सामने आप देखेंगे, यहाँ पे ये प्राथमिक विद्यालय है, यहीं पे वो वोट करेंगे। खास बात ये है इस बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कई बार आरोप लगाए जा चुके हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि ईवीएम मशीन जो है वो हैक हो जाती है। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन है उसने वीवीपैट इस बार इस्तेमाल किया है, और ये देखने वाली बात होगी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री आएंगे, जब वो वोट डालेंगे, किस तरीके का नजारा होगा। क्योंकि कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की नाक का सवाल है ये। 5 बार यहाँ पे वो सांसद रहे हैं और ये उपचुनाव कई मायने में बहुत ज्यादा खास हो जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा यहाँ पे है, साथ ही साथ अंदर पुलिस बल भी मौजूद है। करीब 65 के आसपास रिजर्व पुलिस बल, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, उसकी यहां पे तैनाती की गई है। अलग अलग जगहों पे जो है वोटिंग जो है वो इस वक्त चल रही है। हलचल इस वक्त मची हुई है, क्योंकि कुछ ही क्षणों में यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। कई मायनों में विकास एक बड़ा मुद्दा है, और जैसी अभी जानकारी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ अंदर चले गए हैं और वो अभी अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। और ये देखिए अंदर जो है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो इस वक्त पूरी कर रहे हैं, और इसके बाद वो अपना वोट डालेंगे। सबसे पहले वो अपना वोट डाल रहे हैं सुबह 7 बजे, जिसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पे की गई थी। और यहाँ से कुछ ही मतलब कहा जाए कि कुछ ही मीटर की दूरी पे यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है, जहां से वो बाहर निकले और अब वो यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने आए हैं, अपना वोट डालने आए हैं। अंदर आप देख सकते हैं जो अधिकारी है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। और कई मायने में ये जो दृश्य है बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि नाक का सवाल है योगी आदित्यनाथ के, इसलिए उन्होंने ताबड़तोड़ यहाँ पे कहा जाए पब्लिक मीटिंग्स भी की है। और थोड़ी देर में यहाँ पे योगी आदित्यनाथ बाहर आने वाले हैं, और देखिए मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अभी आगे जा रहे हैं, आगे वो बात कर रहे हैं। कई मीडिया कर्मियों में भी उत्साह है, अभी लोग आगे गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उन्होंने जो वोट डाला है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। कितने कॉन्फिडेंट और कितने सहज दिख रहे हैं, ये बॉडी लैंग्वेज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस वक्त दिख रही है, कितनी सहजता से वो आए यहाँ पे और कितना रिलैक्स मोड में है, ये दर्शाता है कि कितने कॉन्फिडेंट है। एक सवाल और आपसे है, आप वहां पर चुकी है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो लोगों से क्या आपने बातचीत की है? लोग क्या सोच रहे हैं? 5 बार से वहां पर योगी आदित्यनाथ सांसद रहे, इससे पहले उनके गुरु महंत बैद्यनाथ वहां से प्रतिनिधित्व करते थे, जिनकी जगह योगी आदित्यनाथ उन्होंने योगी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लोगों की क्या सोच है इस उपचुनाव को लेकर? लोग सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बारे में सोच रहे हैं या फिर उनके दिमाग में कुछ और भी है? देखिए, इस बार कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से बसपा और सपा का गठबंधन हुआ है, तो एक जातीय समीकरण भी साथ है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये पूरा गढ़ रहा है उनका ही, और यहाँ पे जिस तरीके से वो डेवलपमेंट का काम लेके जा रहे हैं, तो शायद जो यहाँ की जनता है वो समझे, वो जाने की यहाँ पे डायरेक्ट सवाल जो है इस क्षेत्र के विकास का है, तो शायद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जाए, तो बीजेपी के कैंडिडेट उपेंद्र उनके साथ जाए। लेकिन अभी भी जो जनता है वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। विकास एक बड़ा मुद्दा है और सभी यहाँ के जितने भी गोरखपुर वासी हैं वो सब विकास का साथ देना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि वो किसका साथ देते हैं, समाजवादी पार्टी का या बीजेपी का। जी चलिए पंडित आपके पास लौट कर आते हैं। इस बीच शिवपूजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका भी रुख कर देते हैं। शिवपूजन, 3 सीटों पर उपचुनाव है, 1 लोकसभा की सीट है, 2 विधानसभा की सीट है। नीतीश कुमार के लिए जाहिर तौर पर प्रतिष्ठा की बात इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वो बीजेपी के साथ गए, उसके बाद पूरी तरीके से कोशिश है इस चुनाव को जीतकर आरजेडी जो खेमा है वो इस बात को संदेश देने की कोशिश करे कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत किया। और यही एक कारण है जिस वजह से कि तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। अररिया में कैंप कर रहे थे, लगातार कैंप कर रहे थे,
माना जाता है कि अररिया, चूंकि वहां पर एमवाई जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आरजेडी के पक्ष में जा सकता है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव लगातार उस इलाके में कैंप कर रहे थे। बहुत सारी रैलियां की है, मुख्यमंत्री ने खुद वहां पर 2-3 रैलियां की हैं और कोशिश की है, अगर ये जो नया समीकरण बना है बिहार के अंदर, अगर ये हारता है तो निश्चित रूप में नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तेजस्वी यादव, चूंकि उनके पिता अब जेल में हैं, तो सारा का सारा दारोमदार अब तेजस्वी यादव के कांधे पर है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ना सिर्फ अररिया में बल्कि भभुआ में और जहानाबाद में लगातार कैंप कर रहे थे, पूरी ताकत झोंक रखी थी। अररिया में कहा यही जा रहा है कि एमवाई समीकरण बहुत मजबूत है, तो हो सकता है राजद को वहां पर कुछ ना कुछ एडवांटेज हो। लेकिन दोनों ही पार्टियां इस बात पर नजर गड़ाए हुए हैं कि कितना वोटिंग परसेंटेज होता है। दोनों ही पार्टियों का दावा है कि अगर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है तो उनके पक्ष में जा सकता है। बीजेपी ने बहुत सारी रैलियां की, हमने अभी देखा किस तरीके से अररिया में रैली करते हुए जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है नित्यानंद राय, उन्होंने कहा था कि अगर राजद का कैंडिडेट जीतता है तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है आईएसआई का हब हो सकता है। तो ऐसे पोलराइजेशन की जो है कोशिशें वो बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है उन इलाके में, तो दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प होगा ये चुनाव। बिल्कुल दिलचस्प तो होगा चुनाव, और बिहार में वैसे भी चुनाव शिवपूजन वाकई दिलचस्प होते रहे, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण वहां पर बदलते रहते हैं उन पर खासी नजर रहती है। एक सवाल जो कि अभी मैंने गोरखपुर में वर्णी से पूछा था, वो सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि आखिरकार लोगों की सोच क्या है, क्योंकि आरजेडी इस बात को प्रचारित कर रही है कि जो जनादेश मिला था उसको धोखा दिया था नीतीश कुमार ने, बीजेपी के साथ चले गए थे, इस बात के लिए उन्हें मैंडेट मिला नहीं था। नीतीश कुमार ने कहा कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था, लिहाजा वो बीजेपी के साथ चले गए। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सिर्फ जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही वोट डाले जाएंगे या फिर इनके अलावा भी कोई बात होगी? इसको लेकर क्या सोच है लोगों की? देखिए, विडंबना यही है इस पूरे मैं कह सकता हूं लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब वोटिंग की बात होती है तो तमाम पार्टियां कोशिश करती है कि वोट जो साधा जाए वो जाति समीकरण पे साधा जाए। और यही कोशिशें हमने अररिया में देखी, यही कोशिशें मैंने भभुआ में देखा और यही कोशिशें मैंने जहानाबाद में देखा। तमाम जो चुनाव होते हैं हर चुनाव में कोशिश यही होती है किसी न किसी तरीके से जाति समीकरण है वो एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में जाए। यही कोशिश तेजस्वी यादव ने की, यही कोशिश अब नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। लेकिन अररिया जो माना जाता है कि एक तरीके से राजद का गढ़ रहा है, चूंकि एमवाई समीकरण यहां पर बहुत मजबूत है, 50% से ज्यादा वोट परसेंट यहां पर है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। गौरतलब है कि जो बीजेपी के प्रदीप सिंह हैं 2009 में चुनाव जीते थे, ठीक ठाक मार्जिन उनका था, कितना पोलराइजेशन होता है उनके पक्ष में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं एसिड टेस्ट है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि जो जनादेश मिला था 2014 के चुनाव में वो जनादेश राजद और जदयू के गठबंधन को था। नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को तोड़ा है। गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि एक जो ऑल क्लीन इमेज वाली जो बात होती है उस क्लीन इमेज पर जनता कितना विश्वास करती है ये इसका चुनाव है। बिल्कुल शिवपूजन और वर्णित चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। अनुज गुप्ता जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुज जी, आप शिवपूजन की बात सुन रहे थे, एक तो इस पर प्रतिक्रिया, वाकई नीतीश कुमार की जो क्लीन इमेज है इस बात को लेकर जनता वोट डालेगी या फिर वाकई जब बिहार की हम बात करते हैं तो हमेशा जातिगत समीकरण हावी रहते हैं, उसी लिहाज से इसको सिर्फ देखा जाए? केवल बिहार क्यों, पूरे उत्तर भारत में या कहिए कि पूरे अधिकांश भारत में जातीय समीकरण ही अंतिम समय में वोट का पैमाना बन जाते हैं और वो हम पिछले कई चुनावों से लगातार देख रहे हैं। बिल्कुल एनके सिंह सर, ये वाकई एक दिलचस्प बात है, मुद्दों की बातचीत होती है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो पोलिंग एजेंट्स जो काम करते हैं या फिर जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काम करते हैं या पार्टी की जो रणनीति तैयार की जाती है वो सिर्फ जातिगत समीकरणों के लिहाज से तय की जाती है? राकेश, एक चीज जो अभी शिवपूजन ने बड़ी अच्छी एनालिसिस की अररिया की, उसमें बस एक चीज जोड़ना और था मुझे, मेरे ख्याल से शिवपूजन उसको बाद में जोड़ते, वो ये था कि लालू जो आज इस समय जेल में है तो पूरे बिहार में उनके जो वर्ग है उसमें ये मैसेज गया है कि एक विक्टिम इमेज बनी है लालू की। ये लगा है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, बाकी लोग भी हैं लेकिन उनके साथ वो नहीं हो रहा है। और ये जो विक्टिम इमेज है ये तेजस्वी बड़ी खूबसूरती से कैच करा रहे। पूरे बिहार में अगर आप चले जाएं तो इस समय ये इमेज उस वर्ग में है, यादव में है, मुस्लिम में है, ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है लालू को विक्टिमाइज करने का। और ये पहले ये विक्टिम इमेज इन्होंने बेहतर तरीके से कैच कराई है, वरना आप देखिए जिस तरीके से पहला फैसला आया उसके बाद जेल गए थे, उसके बाद आप नतीजे देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये होता है
जो ये जो सोशल जस्टिस फोर्सेज हैं, इसका सामाजिक जो डायमेंशन है, उसमें सीधे ये होता है कि नहीं साहब हमें तो किया गया, जगन्नाथ मिश्रा को नहीं किया गया, या पहले वाले केस में। उसके अलावा ये भी है कि नहीं ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है, और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। और ये जो पूरे बिहार में विक्टिम इमेज गई है, उसका एक रिफ्लेक्शन भी अररिया में मिलेगा। ध्यान रखिए कि 50% से ज्यादा वोट एमवाई समीकरण के हैं, और मोदी के उस जलवे के बाद भी अगर आप देखें तो वहां पे तस्लीमुद्दीन एक जमाने से, और उसके बाद उनका बेटा खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहां अररिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। अररिया में मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव होगा आरजेडी के लिए। हाँ, बाकी दोनों जगहों पे देखना होगा कि बाकी स्थिति क्या है। एक गलती जरूर हुई है कि कांग्रेस अगर साथ में रहती, जैसे यूपी के चुनाव बाई इलेक्शंस में, तो ये शायद सीन बिल्कुल होता है, क्यों कांग्रेस से और कुछ नहीं होता, वोट बेस नहीं होता, लेकिन उसकी जो क्रेडिबिलिटी है नेशनल लेवल पे, सेकुलर क्रेडेंशियल्स जो हैं, वो इसमें और तेज रफ्तार कर देते हैं। ये जो सेकुलर फोर्सेस का एक वो बनता है, बुके बनता है, ये यहां पे नहीं हुआ है। यूपी में फूलपुर में भी नहीं हुआ, वहां भी नहीं हुआ। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कांग्रेस ने एक भयंकर गलती किया है कि अपोजिशन यूनिटी को कंप्लीट करने के लिए जो कांग्रेस को साथ में रहना चाहिए वो नहीं हुआ है। अदरवाइज ये सिलसिला होता 2019 के चुनाव के लिए। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि अररिया बहुत ज्यादा इंडिकेशन इस बात के देगा कि नहीं, नीतीश का जो गठबंधन था, इसको ब्रॉडली जनता ने बहुत लाइक नहीं किया कि इसको आपने तोड़ा। जी, चलिए इनके सिंह सर, आपके पास लौट कर आएंगे। अनुज जी भी हमारे साथ बने हुए, दो रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा और बिहार में 2 विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, इनसे जुड़ी हर अपडेट्स आपको देंगे। फिलहाल वक्त